हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JKICC। आई एम योर कपिल सर। सो गाइज, हमने पिछले 2 लेक्चर्स में ये पढ़ा कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि कंप्यूटर की एवोल्यूशन कैसे हुई, कैसे कंप्यूटर एग्जिस्टेंस में आया, कैसे ये हमारी ज़िंदगी में आया। सो गाइज, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पुराने टाइम पे जो कैलकुलेशन की जाती थी वो फिंगर्स के थ्रू की जाती थी, उंगलियों के थ्रू। उसके बाद क्या हुआ कि इंसान को नीड हुई कि कोई ऐसा डिवाइस बनाया जाए जो कि हमें फास्ट कैलकुलेशन करके दे। इस दौड़ में इंसान आगे बढ़ता गया, बहुत सारे डिवाइसेस उसने बनाता गया और उसका जो एंड रिजल्ट निकला वो था कंप्यूटर, जो कि आज आप देख रहे हो। आज हम कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे इंसान ने ईयर आफ्टर ईयर कैसे उसने बहुत सारी इन्वेंशंस की, कैसे बहुत सारे डिवाइसेस बनाए और उन डिवाइसेस ने एट लास्ट कंप्यूटर का रूप ले लिया, कंप्यूटर की फॉर्म ले ली। तो जो सबसे पहला डिवाइस जो वर्ल्ड में बना था, इस दुनिया में जो सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो था अबेकस। अबेकस नाम का जो डिवाइस था ये आज से 3000 BC में बनाया गया था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने इसे बनाया था। फिर बाद में चाइना ने भी इसको थोड़ा मॉडिफाई किया और इसका मॉडर्न वर्जन उस टाइम पे इन्होंने, चाइना वालों ने निकाला। तो ये अबेकस होता क्या है, जो कि दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था, वो होता क्या है? वो डिवाइस आपको उस टाइम पे क्या करके देता था? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। यानी कि ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करके हमें देता था। अबेकस डिवाइस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में बना, 3000 BC में बना और ये क्या करके देता था आपको? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इसके ऊपर आपको MCQ आ सकता है और वो MCQ क्या होगा? उसमें ये पूछा गया होगा कि कौन सा ऐसा पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो कि वर्ल्ड का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो कि आया। तो उसमें आप क्या आंसर लिखोगे? उसमें ऑप्शंस में बहुत सारे डिवाइसेस के नाम दिए गए होंगे, तो आप लिखोगे अबेकस। तो अबेकस एक पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो कि इस दुनिया में आया था। अबेकस आपने देखा कहाँ होगा? देखिए, अबेकस मोस्टली प्री नर्सरी स्कूल में आप चले जाओगे या कोई नर्सरी में चले जाओगे, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के पास एक वुडन सा फ्रेम होता है और फ्रेम के बीच में वायर्स होती हैं और उन वायर्स के ऊपर मोती लगे होते हैं राउंड शेप के। तो बच्चे क्या करते हैं? उन राउंड शेप्ड बीड्स को आगे पीछे मूव करके कैलकुलेशन करते हैं। तो सेम उसी फॉर्म में अबेकस होता था पहले ज़माने में, जिसके थ्रू उन बीड्स को, उन मोतियों की पोजीशन को आगे पीछे करके कैलकुलेशन की जाती थी, एडिशन की जाती थी और मल्टीप्लिकेशन की जाती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक जॉन नेपियर नाम का एक शख्स थे जिन्होंने नेपियर बोन्स नाम का एक डिवाइस बनाया जो कि क्या करके देता था? आपको मल्टीप्लिकेशन भी करके देता था और आपको डिवीजन भी करके देता था। और ये बना कब था? ये बना था 1617 में। अब इस डिवाइस में क्या होता था? इस डिवाइस में नेपियर ने क्या बनाया? कुछ रॉड्स ली, वुडन स्टिक्स ली और वुडन स्टिक्स के ऊपर क्या होता था? 0 से लेकर 9 तक जो आपके नंबर्स हैं वो प्रिंटेड रहते थे और ये रॉड्स थी, लगभग 11 रॉड्स होती थी और इन रॉड्स की पोजीशंस को आप एडजस्ट करके ही कैलकुलेशन की जाती थी। फिर उसके बाद टाइम बीतता गया, फिर आ गई बारी पास्कलाइन की। तो ये पास्कलाइन जो डिवाइस था, इसको किसने इन्वेंट किया? इसको किया था ब्लेज पास्कल नाम के फ्रेंच मैथमेटिशियन ने। जी हाँ, फ्रेंच मैथमेटिशियन। तो ब्लेज पास्कल नाम के जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 1642 में पास्कलाइन नाम की मशीन बनाई। इसे उस टाइम पे एडिंग मशीन भी बोलते थे, एडिंग मशीन। ये क्योंकि ये
एडिशन करके देती थी हमें, ठीक है। तो ये हमें एडिशन भी करके देती थी और साथ ही साथ सब्ट्रैक्शन भी। तो देखिए इससे पहले जो डिवाइस होते थे ना, नेपियर बोन्स और अबेकस, ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर पाता था अबेकस, लेकिन नेपियर बोन्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर पाता था। लेकिन पास्कलाइन जो मशीन थी ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाता था, लेकिन विद कैरी कैपेबिलिटी, यानी कि इसमें क्या होता था, कैरी ट्रांसफर कैपेबिलिटी भी इसमें होती थी, क्योंकि जो इससे पहले डिवाइसेस थे उसमें कैरी वाला जो एडिशन थी वो नहीं हो पाती थी, लेकिन पास्कलाइन मशीन्स में कैरी वाली एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये करना पॉसिबल था, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया लेबनिट्ज कैलकुलेटर। अब इसे किसने बनाया? इसे बनाया गॉटफ्राइड लेबनिट्ज ने। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 1673 में इसे बनाया। और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर जो पास्कलाइन मशीन बनाई थी इससे पहले ब्लेज पास्कल ने, तो लेबनिट्ज कैलकुलेटर में भी पास्कलाइन के सारे फीचर थे, यानी कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन विद कैरी ट्रांसफर कैपेबिलिटी तो कर सकता था, और इसके साथ ही साथ ये मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी है इसमें करना पॉसिबल था। तो यानी कि इसमें एडिशन भी पॉसिबल थी, सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल थी विद कैरी ट्रांसफर कैपेबिलिटी, और साथ में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी इसमें पॉसिबल थी। यानी कि चारों के चारों ऑपरेशंस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारे लेबनिट्ज कैलकुलेटर में पॉसिबल थे। फिर उसके बाद बारी आ गई आपकी एनालिटिकल इंजन की। अब ये जो एनालिटिकल इंजन है, ये कंप्यूटर जो आप मॉडर्न डे कंप्यूटर देख रहे हो उसकी इन्वेंशन में इस एनालिटिकल इंजन का बहुत ही बड़ा हाथ है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो एनालिटिकल इंजन था इसे बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज, और ये चार्ल्स बेबेज कौन था? ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने 1833 में एनालिटिकल इंजन को बनाया, जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार ऑपरेशन तो परफॉर्म कर ही सकता था, लेकिन इसके साथ साथ ये कंपैरिजन ऑपरेशन भी कर सकता था। यानी कि कंपैरिजन ऑपरेशन कौन कौन से हो गए? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो ये कंपैरिजन ऑपरेशन थे, ये भी ये परफॉर्म कर सकता था। तो यानी कि जब लेबनिट्ज कैलकुलेटर बना तो इसमें सिर्फ फंक्शनैलिटी थी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, लेकिन जब एनालिटिकल इंजन बनाया चार्ल्स बेबेज ने तो उसमें ये जो चार फंक्शन थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो थे ही, लेकिन साथ साथ में कंपैरिजन ऑपरेशंस भी थे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। और जब हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था उसमें हमने ALU पढ़ा था। ALU का जो फंक्शन थे, क्योंकि ALU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो ALU करता क्या था? वो सिर्फ दो ही ऑपरेशन परफॉर्म करता था। कौन कौन से? एक तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और साथ में कंपैरिजन ऑपरेशन यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो ALU जो आज का जो आपका कंप्यूटर है उसका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी वही ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो 1833 में एनालिटिकल इंजन परफॉर्म करता था। तो यानी कि ये जो एनालिटिकल इंजन का जो कंसेप्ट है, ये जो चार बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन और कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करने का, ये आज के आपके कंप्यूटर में, आपके प्रोसेसर में ALU के अंदर भी यही कंसेप्ट आज भी लगता है। तो दैट्स व्हाई चार्ल्स बेबेज जो था इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में ये जो एनालिटिकल इंजन का जो कंसेप्ट था जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल ऑपरेशन और कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते थे, यही कंसेप्ट आज भी ALU में अप्लाई किए जाते हैं। दैट्स व्हाई
चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सो इससे हमारा एक एमसीक्यू और निकल आता है, वो ये है, पूछा जाता है, मोस्टली पेपर में आया हुआ है, चाहे वो बैंक के पेपर हैं, चाहे एसएससी के हैं, चाहे जेकेएसएसबी भी हैं, और भी चाहे बहुत सारे पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें ये सिंपल पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो उसका आंसर होता है सीधा का सीधा चार्ल्स बेबेज, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने हमें कंपैरिजन ऑपरेशन और अर्थमेटिक ऑपरेशन करने वाला एनालिटिकल इंजन दिया, बनाया, और वही कंसेप्ट आज के कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर ALU में भी अप्लाई किया जाता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन और कंपैरिजन ऑपरेशंस वाला। तो दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फिर उसके बाद और टाइम बीता, कुछ सालों के बाद एलन ट्यूरिंग नाम का एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, जो मैथमेटिशियन के साथ साथ कंप्यूटर साइंटिस्ट भी था। उसने क्या किया कि 1936 में एक कंसेप्ट दिया ट्यूरिंग मशीन का। अब ये ट्यूरिंग मशीन क्या होती है और इसका क्या रोल है आज के कंप्यूटर साइंस में, वो ये था कि इन्होंने एक वर्चुअल मशीन बनाई, यानी कि जिसका सिर्फ जो कि हमारे सिर्फ मतलब कि सिर्फ हमारी सोच में थी, सिर्फ एक लॉजिक के तौर पे थी, यानी कि एक्चुअल में ये मशीन एग्जिस्ट नहीं करती थी, जस्ट इट वाज अ लॉजिक, ये सिर्फ लॉजिक था। उन्होंने ये बताया कि एक ट्यूरिंग मशीन होती है जो कि क्या कर सकती है, हर उस चीज को कैलकुलेट कर सकती है जिसको कंप्यूट करना पॉसिबल हो। अब आप बोलोगे कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको कंप्यूट किया जा सकता है? वो प्रॉब्लम, कंप्यूटेबल प्रॉब्लम वो होती है जिनको आप एल्गोरिदम में लिख सकें। अब आप पूछोगे सर ये एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है एल्गोरिदम, जिसमें आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि आपने चाय बनानी है, ठीक है, टी बनाने जा रहे हो आप, तो उसको आप क्या कर सकते हो, एल्गोरिदम में लिख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो कि आपने क्या क्या करना है, ठीक है, और उसकी इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। जैसे आपने टी बनानी है तो क्या करोगे, पहला स्टेप क्या होगा, बॉयल द वाटर, पानी को बॉयल करोगे, बॉयल द वाटर, एल्गोरिदम लिख रहे हैं टी बनाने का, चाय बनाने का, बॉयल द वाटर, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में आप क्या करते हो, ऐड टी, उसमें चाय डालते हो आप, ठीक है, टी बैग डालते हो, जो भी है आपने डालना है। फिर आप उसमें क्या करते हो, एंड शुगर, और साथ में क्या डालते हो, मिल्क। तो आपकी चाय बन गई, ठीक है, 2 स्टेप में ही बन गई आपकी, बॉयल द वाटर, ऐड टी बैग, शुगर एंड मिल्क। तो ये चीज़ें डालने से क्या होगा, आपकी टी बन गई। खैर ये तो एक जनरल सी एग्जांपल थी। अब आपको एक टिपिकल मैथमेटिकल एग्जांपल में दे देता हूं कि कैसे एल्गोरिदम लिखा जाता है एक्चुअल में। देखिए, जब आपने सपोज करो आपने किन्हीं 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है, अब मैं 2 नंबर को ऐड कर रहा हूं, ऐड 2 नंबर्स। अब आपने इसके एल्गोरिदम बनाना है, इसके स्टेप्स लिखने हैं कि कैसे कैसे इसको लिखते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये होगा 2 नंबर को ऐड करना है, तो आपको उन 2 नंबर को क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर में इनपुट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इनपुट 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबरों को मैं इनपुट करवाया। मान लेता हूं एक नंबर है आपका x और दूसरा है y। तो आपने पहला स्टेप क्या हुआ कि आपने 2 नंबर इनपुट करवाए जिनको आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने उन नंबर को ले लिया x और y, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या करना था, आपने दोनों को क्या करना था, प्लस करना था, सम करना था। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, सम कर दिया, प्लस कर दिया, x प्लस y। अब दोनों ऐड हो गए, ठीक है। अब ऐड होने के बाद तीसरे स्टेप में क्या करना है, आपने इस सम को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है, आउटपुट करवाना है। तो यानी कि थर्ड स्टेप रहेगा क्या, आउटपुट सम। ये जो सम किया है आपने, इसको क्या किया आपने, आउटपुट दे दिया इसका। तो 3 स्टेप में ये इसका एल्गोरिदम बन के तैयार।
तो यानी कि कोई भी प्रॉब्लम जिसको हम एल्गोरिदम में यानी कि स्टेप बाय स्टेप जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं कंप्यूटेबल प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये जो ट्यूरिंग मशीन का जो कंसेप्ट है उसकी तरफ जाते हैं। ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग नाम के जो मैथमेटिशियन थे, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ट्यूरिंग मशीन जो है वो हर उस प्रॉब्लम को कंप्यूट कर सकती है जो कि कंप्यूटेबल हो, यानी कि जिसका एल्गोरिदम बनाया जा सके, जिसको स्टेप्स में लिखा जा सके। वो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो एडिशन ऑफ नंबर हो, चाहे आप टी मेकिंग ले लो, उसका एल्गोरिदम ले लो, चाहे आप रोबोट्स बनाना हो, तो ये सारे के सारी जो कंप्यूटर साइंस की जितने भी ये एप्लीकेशंस हैं, ये सारी की सारी जो है वो ट्यूरिंग मशीन कंप्यूट कर सकती है। अब उसके बाद बारी आ गई आपकी, और साथ में एक बात मैं और जोड़ दूं इसमें कि इनका ये जो कंसेप्ट था ट्यूरिंग मशीन का, उस ट्यूरिंग मशीन की कंसेप्ट की वजह से ही इनको आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर साइंस जो है उसका इनको आज फादर कहा जाता है। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। जो चार्ल्स बेबेज थे वो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर थे, लेकिन ये है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस जो है ये काफ़ी वास्ट इनका रोल है। वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, रोबोट्स आपके आ गए, आपके मिसाइल सिस्टम आ गए, आपके रडार सिस्टम आ गए। तो जितनी भी ऑटोमेटिक मशीन्स है, चाहे वो आपके एटीएम मशीन होगी, तो ये सारा कंप्यूटर साइंस के अंदर आ जाता है। कंप्यूटर साइंस इज ए बिग फील्ड, बट कंप्यूटर जो है ये उसका सबसेट। अब देखिए कंप्यूटर साइंस के अंदर जो आप देखोगे इनका जो कंसेप्ट था, इन्होंने बोला था कि हर उस चीज़ को कंप्यूट किया जा सकता है जिसको एल्गोरिदम में बना सकते हैं। तो आप क्या करते हो, आप देखते हो आपके पास टी मेकिंग मशीन होती है, कॉफ़ी मेकर होते हैं, तो ये सारे के सारे कैसे आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें बना के दे देते हैं। आप खाली पानी डालते हो तो आपको ये कैसे टी बना के दे देता है? वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी वो सीक्वेंस डाला हुआ है कि पानी को बॉईल करना, फिर ये ऑटोमेटिकली उसमें टी, शुगर, मिल्क ऐड करके और आपको आउटपुट दे देता है। यानी कि आपको टी बना के आप उस जब उसका बटन दबाते हो तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी टी जो है वो बन के आपके लिए आ जाती है। तो ये सारे कंप्यूटर साइंस के ही फील्ड हैं। ये सब एलन ट्यूरिंग के ही जो लॉजिक हैं जो आज भी हमारी डे टू डे कंप्यूटर साइंस में आज भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो दैट्स वाई जो एलन ट्यूरिंग था जिन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई, तो ट्यूरिंग मशीन का जो कंसेप्ट है आज भी मॉडर्न कंप्यूटर साइंस डे में भी, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस डे में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और अगर आपको एमसीक्यू आया हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो आपने बोलना है चार्ल्स बेबेज। और अगर पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, तब आंसर आएगा एलन ट्यूरिंग। ठीक है, फिर उसके बाद 1944 में एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम रखा था मार्क 1। ये जो मार्क 1 जो डिवाइस था, इसे बनाया था प्रोफेसर हॉवर्ड एल्किन ने। ठीक है, इन्होंने IBM नाम की जो कंपनी थी उसके साथ कोलैबोरेट करके मार्क 1 नाम का डिवाइस बनाया 1944 में। और ये करके क्या देता था, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। अब आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या होता है? देखिए मैकेनिकल डिवाइस वो होते हैं जिनसे कोई भी फंक्शन परफॉर्म होता है उस मशीन के पार्ट्स कोई फंक्शन से, जैसे कोई भी पार्ट्स जब उसके मूव करते हैं तो ही उनमें फंक्शन परफॉर्म होता है। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी से जब उस मशीन के पार्ट्स मूव करते हैं तो ये आपको वो फंक्शन परफॉर्म करके देता है। तो कहने का मतलब ये था कि उस टाइम पे ये जो कंप्यूटर बना, ये जो अपनी कंप्यूटेशन करता था, ये जो अपने ऑपरेशन परफॉर्म करता था, कंप्यूटर के अंदर कुछ पार्ट्स थे जो कि आपको कैलकुलेशन करके देते थे। वो क्या होते थे, इलेक्ट्रिसिटी से मूव होते थे और आपको कैलकुलेशन करके देते थे। तो दैट्स वाई ये आपका पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है मार्क 1 को। तो आपको एमसीक्यू हो पूछ सकते हैं वो कि विच वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, तो उसमें ऑप्शंस बहुत सारी दी गई होंगी, लेकिन मार्क 1 जो था वो आपका पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल
कंप्यूटर था। तो आपने मार्क 1 को टिक करना है। उसके बाद आ जाता है ENIAC। अब ये ENIAC क्या था? ये एक पहला इलेक्ट्रॉनिक जर्नल पर्पस कंप्यूटर था। ये जो मार्क 1 था ये इलेक्ट्रोमैकेनिक था, यानी कि इसमें क्या होता था कि मशीन जो बनाई थी इन्होंने, मार्क 1 नाम का जो कंप्यूटर बनाया था, उसके कुछ पार्ट्स की मूवमेंट से सारी कैलकुलेशन होती थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, इसमें मूवमेंट से कैलकुलेशन होती थी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो होते हैं जिसमें पार्ट्स की मूवमेंट से कैलकुलेशन नहीं होती, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल से कैलकुलेशन होती थी। तो दैट्स व्हाई ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म है E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटर, A फॉर एंड C फॉर कैलकुलेटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये आपका पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जिसको बनाया किसने था? जिसको बनाया था एकर्ट एंड जॉन मैकेली। ये दो साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट। इन्होंने इसे बनाया था अराउंड 1945 में, यानी कि इसको बनाने का जो काम था वो 1945 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसको ऑफिशियली जो अनाउंस किया गया था वो 1946 में इसको अनाउंस किया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद आपका एक और डिवाइस बना यूनिवैक, जिसकी फुल फॉर्म है यूनी फॉर यूनिवर्सल, उसके बाद A फॉर ऑटोमेटिक एंड C फॉर कंप्यूटर, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को बोलते हैं यूनिवैक। अब ये क्या था? ये फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था जिसे एकर्ट और मैकेली ने ही बनाया था, यानी कि ENIAC को भी एकर्ट और जॉन मैकेली ने बनाया था 1945 में, लेकिन 1946 में एकर्ट और मैकेली ने ही यूनिवैक को भी बनाया था। लेकिन यूनिवैक जो था, जो ENIAC था, वो तो आपका फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, लेकिन यूनिवैक जो था ये कमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, यानी कि ये वो पहला कंप्यूटर था जिसका यूज बिजनेस में किया जाता था या गवर्नमेंट सेक्टर में इसका एप्लीकेशंस थी, यानी कि इसका यूज गवर्नमेंट सेक्टर में भी किया जाता था और बिजनेस सेक्टर में भी किया जाता था। लेकिन जो ENIAC था उसका सिंपल यूज किया जाता था, यानी कि उसका बिजनेस में कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता था, उसका गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं इस्तेमाल किया जाता था। इट वाज जस्ट ए जनरल पर्पस, जस्ट सिंपल यूज करने के लिए। ठीक है। लेकिन यूनिवैक जो आया, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये कमर्शियली अवेलेबल था, यानी कि इसका यूज बिजनेस में भी किया जाता था और इसका यूज गवर्नमेंट सेक्टर में भी किया जाता था। और ये बना कब था? 1946 में। और यूनिवैक और ENIAC को डेवलप किसने किया था? एकर्ट और मैकेले नाम के दो कंप्यूटर साइंटिस्ट। और इस 1946 के बाद का जितनी भी टाइमलाइन है कंप्यूटर की, उसको कंप्यूटर की जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आप देख सकते हो कि 1946 के बाद जितनी भी चेंजेस आई है 2020 तक, उन सब को डिवाइड किया गया है जनरेशन्स में। लगभग 5 जनरेशन्स है 1946 के बाद, क्योंकि ये जो पहला कंप्यूटर बना आपका ENIAC, उसके बाद बहुत सारी चेंजेस आई। क्योंकि जब ENIAC बना था तो इसका जो वेट था लगभग 100 टन था और इसका साइज जो था लगभग एक बड़े हॉल के जितना था। तो इतना बड़ा कंप्यूटर था। और आज जो आपके हाथ में कंप्यूटर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ आपके स्मार्टफोन है, इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप है। तो कितनी ड्रास्टिक चेंज आई है इसमें। तो वो जो चेंजेस आई है, चाहे वो इसके सर्किट का हो, चाहे वो इसकी मेमोरी हो, तो वो हर डेकेड्स में चेंज होती गई। और इसका साइज जहां एक पूरे हॉल जितना था, जहां इसका वजन पूरा 1 टन तक था, वहीं वो कम होके आज आपके हैंड हेल्ड डिवाइसेस में ये कन्वर्ट हो गया है। तो ये 1946 में जो पहला आपका कंप्यूटर बना ENIAC, उसके बाद का जितना भी फेजेस हैं, वो जो चेंजेस आई है कंप्यूटर की फॉर्म में, वो सारी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।